क्या बर्ड इंडस्ट्री सवाल का शिकार है? क्या इस डाउनफॉल का जिम्मेदार मुल्क की मईशत को करार देते हैं? फिजिबिलिटी वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई सब लवबर्ड के खिलाफ है? क्या सारी दुनिया बर्ड इंपोर्ट करती है? इन तमाम सवालों के जवाब होंगे इस पॉडकास्ट में, आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मौसम जमान पाशा, एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सी पॉडकास्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूंगा कि पॉडकास्ट का हक अदा कर सकूं। इस पॉडकास्ट को लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तानी उनकी तारुफ से जो है वो वाकिफ है। फिर भी कोशिश करूंगा कि अपने बसात के मुताबिक उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊँ और इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाते जाएं। तो मेरे जो आज के मेहमान हैं वो ALP की मैनेजमेंट टीम के लीडिंग टाइकून है जिनका नाम है अदील अनवर साहब। अदील अनवर साहब का तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि लॉन्ग टाइम से ब्रीड करा रहे हैं बर्ड माशाल्लाह, और सपोर्ट भी करते जाते हैं फैंसियर्स को। उसके बाद हमारे साथ हैं शहबाज हुसैन साहब जो कि ALP मैनेजमेंट के एक सरकर्दा रहनुमा है, बहुत जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, पैलेट में जबरदस्त काम कर रहे हैं। जी, ये जो पॉडकास्ट है इसका सिलसिला दराज होने वाला है, एपिसोड्स बाय एपिसोड्स चलेगा। सेकंड एपिसोड में जो हमारा मेहमान होगा वो आप लोगों के सजेस्टेड मेहमान होगा, जो आप सजेस्ट करेंगे वो हमारा मेहमान होगा इंशाल्लाह। तो मैं अदील भाई की तरफ चलता हूँ। अदील अनवर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, देखें ये इस वक्त का जो क्रिटिकल सवाल है ना वो मुझे आया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जरा एक तड़का देके एक सवाल कर लूँ आपसे। इस वक्त ना लोग एक सवाल कर रहे हैं सबसे ना, पूछ रहे हैं कि यार ये क्या चक्कर है ओवरऑल ही। मैं क्योंकि जो ना बैंक में जॉब करता हूँ मुझे थोड़ा सा एक आइडिया भी है, लेकिन आप जरा तफसीली तौर पर बताएंगे ये जो एक प्रॉब्लम हेक्टिक सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। मैं एक बर्ड की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके पीछे क्या मतलब कोई इंटरनेशनल या कोई नेशनल है या अमेरिका की साजिश लग रही है आपको? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका की साजिश हो रही है। वो असल में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है। अभी हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि कनाडा और दूसरे फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे भी क्राइसिस है। लेकिन होता ही नहीं कि वो जो ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो वो अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, सब्सिडी देते हैं। हमारा जो मुल्क है वो एक तरक्की पजीर मुल्क है, ऐसा तो ही यहाँ पे अपना सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो पब्लिक के लिए उस तरह एफर्ट नहीं कर सकते इस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हर बंदा परेशान है। अब उसके जो यूटिलिटी के बिल हैं, उसकी जो निजी जिंदगी है, उसके इतने मसाइल हैं कि वो उसकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए परेशान हो बड़ी रहा है। जबरदस्त बात कर दी, यूटिलिटी बिल्स। मतलब अभी आप देखें तो कोई अगर एक यूनिट भी बिजली का यूज नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से उसका 4-4,500 5,000 का बिल आ रहा है। ऐसे ही तो ऐसे में जबकि एक मजदूर की तनख्वाह शायद 32,000 रुपए है, उसमें पांचवें दिन उसका जो है ना, मतलब आप अगर 32,000 रुपए कमाने वाले मजदूर हैं, पांचवें दिन आपकी सैलरी खत्म हो जाती है, तो वो किस तरीके से मतलब वो क्राइसिस मतलब इस दौर में कैसे गुजारा करेगा? अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। बस में देखिए ये कि आपने पॉजिटिव रहना है। देखिए मसाइल तो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आपने उसका हल ढूंढना है। मतलब एक जो हम क्या कहते हैं कि एक इंसान वो है जो मुस्बत सोच रखता है, अब उसके जो भी अखराजात हैं, अब उसे चोरी चकारी तो करनी नहीं है ना। उसने अपने जो भी महदूद वसाइल हैं उसके हिसाब से उसने कारोबार करना है और उसने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। और लवबर्ड तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इनकम के लिए शानदार प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं। अभी लास्ट मंथ मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक प्रॉपर्टी कोट करी ना कि इसकी वैल्यू 1,20,00,000 रुपए। अच्छा, 1,20,00,000 रुपए उसने मुझे उसकी वो वैल्यू कोट करी। मैंने बोला कि अभी क्या सिनेरियो है कि कब तक मैं अगर ये परचेस करता हूँ तो मेरी इजीली सेल हो जाएगी। अच्छा, वो मुझे बोलता है कि ये पे कम से कम 6-8 महीने आपको अपने पास रखना पड़ेगा, तो ये 130-132 तक मैं आपकी मैं सेल करा दूंगा। मैंने कहा अगर मैं सेल नहीं करवाता तो फिर दूसरा इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसने बोला भाई रेंट पे चढ़ा देंगे, महीने के आपको 40,000 रुपए मिल जाएंगे। तो कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि अगर अभी जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह बर्ड के प्राइस डिक्लाइन की तरफ आए, या हमारे बहुत से ऐसे फेलो फैंसियर हैं जो अपने बर्ड्स कम रेट में, मतलब उनकी जो भी जरूरियात है जिसकी वजह बंदे को अपने अखराजात पूरे करने हैं, वो कम रेट में अपने बर्ड्स सेल कर रहे हैं। अच्छा, अभी 20-25 हज़ार रुपए का उसको इजीली अल्बाइनो क्रीमिनो का पेयर मिल जाता है। अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करे, उसको अच्छी क्वालिटी का पेयर 25,000 रुपए का कॉस्ट करेगा, उसको मिल जाएगा। अब उसमें मैंने ऐसे ही रफली, अब हम बिजनेसमैन तो हैं, तो हमने क्या बोला कि इसको हम सोचेंगे भाई हम किस तरह कैलकुलेट करें कि अगर मैं 1,20,00,000 रुपए लगा रहा हूँ, उसमें मुझे 10,00,000 रुपए साल का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब हर बंदे के पास तो इतनी इनकम नहीं है, तो अब नॉर्मल बंदा उसको किस तरह वो कर सकता है, उसको कैश कर सकता है। तो मैंने कैलकुलेशन करी कि अगर 25,000 रुपए का एक पेयर है और मैं 10,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ, जैसे मेरे पास सारे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें भाई, कितने पेयर बनेंगे? 10 लाख रुपए आपके पास, 10 लाख रुपए एक करोड़, 10 लाख हो। 10 लाख रुपए में कितने क्रिमिनल और बाइनों के पेयर लगेंगे? सारे कैलकुलेट करें। अच्छा, अब 10 लाख में ये है कि जैसे मैंने 30 पेयर बनाए, 30 पेयर की मेरी कॉस्टिंग बनी 7.5 लाख।
अच्छा 7.5 लाख रुपए मेरी कॉस्टिंग बनी और 2.5 लाख रुपए मैंने केजेस के लिए और उनके साल भर के जितना भी दाना है उसके लिए मैंने साइड में कर लिए। अब 10 लाख रुपए मैंने लगाए, अब मैं उसमें कोई लंबी चौड़ी फिजिबिलिटी उसमें नहीं जा रहा। मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने एक पेड़ से सिर्फ चार चार बच्चे लेने, एक पेड़ से आपने 4 बच्चे लेने, 4 बच्चे आपने उससे ले लिए और 30 पेड़ है आपके पास में। ऐसा ही है। तो कितने बच्चे होगा आपके पास? 120 120 बच्चे होगा। अच्छा 120 बच्चे हैं, अब पर बच्चा आप उसको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में खाली 7,500 रुपए का बेचो, 7,500 का बेचोगे तो आपकी 8-9 लाख रुपए हो जाते हैं। ऐसा ही है। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाने के बाद मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 10 लाख रुपए लगाने के बाद मैं 9 लाख रुपए कमा रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा इसमें हमारे बहुत से दोस्त बोलेंगे भाई वो तो प्रॉपर्टी है, उसमें तो यूं है और उसमें तो भाई देखो प्रॉपर्टी है, उसमें भी 10 मसाइल है। पाकिस्तान है, यहाँ पे स्टे ऑर्डर भी लग जाता है, गिरावे देते हैं, फाइल भी मिलती है, तो मसाइल तो हर जगह पर होते हैं। लेकिन आप अगर मुस्बत सोच के साथ करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर आपने उसमें रोजी रखी होगी तो आपके लिए सही जबरदस्त बात की। तो शहबाज भाई अब हम आपकी तरफ आते हैं, तो आप भी थोड़ा हमें बताएं कि यार मैं एक जो है ऐसी सर्चिंग कर रहा था ना, तो मैंने एक सर्च मारा, आजकल तो एआई का ऑप्शन आ गया बड़ा जबरदस्त किस्म का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अंदर मैंने डाला भाई गाड़ियों की प्राइस में, गाड़ियों की सेल परचेज में कितनी कमी आई है। उसमें टक कर गया ना मुझे वो आ गया जवाब कि 67% डिक्लाइन है गाड़ियों की परचेज में, मतलब लोग बाइंग नहीं कर रहे गाड़ियां। अच्छा जी, उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम जो है, इसमें कितना परसेंट कमी है, तो भाई 60 से 70% से ज्यादा कमी है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज देखी, बल्कि मैंने एक पे 4 लाख तो ऐसे मेरा गुजरा हुआ तो बाजारों में वो रश मैंने मुझे नहीं देखने को मिला। तो शहबाज भाई आपकी इस बारे में क्या है, आप क्या कहते हैं? देखिए मौसम भाई, जो इंटरनेशनल और नेशनल क्राइसिस की वजह से हमारे तमाम ओवरऑल खाली लगभग नहीं तमाम बिजनेस ठप हो चुके हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, हम लोग मशीनरीज वगैरह बनाते हैं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5-6 मशीनें मंथली हम लोग बनाया करते थे, बड़ी मशीनरीज। लेकिन अब ये है कि 2-3 महीने हो गए तो उन मशीनरीज का ऑर्डर नहीं बढ़ गया भाई का काम बढ़ गया। तकरीबन बढ़ गया है। लेकिन क्या है, नंबर्स जो ऐसा एक वो है जो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई ओवरऑल क्राइसिस वैसे मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ उसी भाई, आपने जो गाड़ियों की सेल पे डिक्लाइन की तरफ बोला ना, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं कि अभी कंपनी है जो अपनी फैक्ट्री प्राइस जो है उसमें 8-9 लाख रुपए उन्होंने डिक्रीज करा है। अच्छा 8-9 लाख रुपए उन्होंने अपनी गाड़ियों पे डिक्रीज करा है फैक्ट्री प्राइस में। तो बढ़ गया। भाई देखिए जब डिमांड एंड सप्लाई होती है किसी भी चीज की, हम अगर पिछले साल अगर ये साल 1.5 साल पीछे देखते हैं तो उस वक्त लोग गाड़ियों में 4-5 लाख रुपए ओन दे रहे थे, ऐसे ओन दे रहे थे कि मुझे हाथ का ये चीज डिलीवर हो जाए। और अभी फैक्ट्री प्राइस में आपको 9-10 लाख रुपए डिक्लाइन है और आपको हैंड कैश मिलेगा आपको। अच्छा मैं आपको अपनी एक मिसाल दूं ना भाई, मेरे पास डब भी लगी हुई है, मेरे पास बजरी भी लगा हुआ है, मेरे पास लवबर्ड भी लगा हुआ है। आई एम अ प्राउड एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन मैं लिटरली आपको बताऊं सिर्फ लवबर्ड बेचा है और कुछ बेचा ही नहीं, बिका ही नहीं, सिर्फ लवबर्ड बेचा है। और हकीकत बात है अभी आप मतलब कैलकुलेशन देखो ना, आपके जितने भी बर्ड्स हैं उनकी अगर आप कैलकुलेशन फेसबुक से आपने जो डेटा इकट्ठा करा 3 महीने में अपना, उसमें आप ये चीज नोट करो कि अगर आप 100% सेल अगर देखते हो कि सेल स्केल के में आप देखते हो तो उसमें आपको 50% अभी भी लवबर्ड मिलेगा। बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो मतलब खुदा ना खास्ता किसी की वो बुराई नहीं कर रहे। अब लवबर्ड है उसमें हमारे जितने भी सीनियर फैंसियर हैं उन्होंने एक मेहनत करी है, 10-12 साल उसको लगाया, उसकी म्यूटेशन पे उस पे वर्किंग करी है, उस पे वीडियोस बनी है, उस पे सेमिनार हुए, उस पे शो हुए। तो जाहिर सी बात है जिस चीज पे जितनी मेहनत होती है उसको तो रिजल्ट नजर आता है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम हमारे यूट्यूबर्स को, उन तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स को जो इस फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको मेरा सैल्यूट है कि जबरदस्त काम कर रहे हैं। रुकना नहीं है आपने, इसी तरीके से मेहनत करके लोगों को ना सपोर्ट करना है, उनको सिखाना है, जितना काम आप लोग सिखाते हैं जितना अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया, अब आएंगे, अब आप फंसेंगे। अच्छा बताएं फिजिबिलिटी वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा देखिए मैं कभी भी ना फिजिबिलिटी वालों को गलत नहीं बोलता। देखिए फिजिबिलिटी अगर आपको कोई बंदा दे रहा है, वो बोले कि आपने इतनी कॉस्ट लगाई, उससे ये आउटकम आएगा, उसके ये प्राइसेस होंगे, ये बिल्कुल एक्चुअल मतलब एक चीज उसने आपको बताई है। आप किसी भी चीज में चले जाएं, अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई लवबर्ड की फिजिबिलिटी से लोगों को इतना नुकसान हुआ, भाई कहीं पे भी प्रमोशन के लिए ऐसी वीडियोस बनती हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कहीं जाते हैं बिल्डिंग में फ्लैट बुक कराने के लिए, वो आपको कभी भी ये बोलेगा, ये तो आपको बोलेगा कि अगले साल जब तक आप इसकी पेमेंट कर दोगे आपको इतना % इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कभी भी नहीं बोलेगा भाई बिल्डिंग भी गिर सकती है, जलजला भी आ जाएगा, यहाँ पे स्टे ऑर्डर भी लग जाएगा, जगह जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे।
ऐसा ही है। लेकिन अब होता क्या है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उस पे हर, देखिए अल्लाह पाक ने हर इंसान की रोजी रखी, अब जिस बंदे के मुकद्दर में जितनी रोजी होगी सारे मामला उसके सारे बॉक्सेस क्लिक हो जाते हैं, तो उससे उतनी अर्निंग मुमकिन है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो फिजिबिलिटी थी, जबरदस्त काम था, उसकी वजह से जो लोग आए, जाहिर है लोग बिजनेस से पैसा कमाना चाहते ऐसे ही हैं। ऐसे लोग यहाँ पे जो ना, वो जो इन्वेस्टर आया, जो पैसा लेके आया, एक जबरदस्त काम हुआ, अभी भी हो रहा है, मुस्तकिल होगा। 5-5 करोड़ की एवरेज लगाई हुई है लोगों ने, ऐसे ही कोई मजाक नहीं है। तो एक जबरदस्त जो है ना वो एक स्टेप था, उसकी जरूरत भी थी। जाहिर है आप किसी काम के बारे में लोगों को बताएंगे, उसके जो है ना जनरेशन, उसका कितना जो है ना वो आउटकम देगा उसके बारे में बताएंगे तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। शिवान में आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए फिजिबिलिटी की दो हकीकत है, एक ऐसा हो भी सकता है और हाँ, एक ऐसा हो बिल्कुल। नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जिस तरह फिजिबिलिटी उन्होंने बताई है वो तो निकल आएंगे तो बाई चांस अल्लाह की तरफ से है, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक वाइल्ड में बर्ड उड़ रहा है उसका, और एक हम लोग केजिश में जो ब्रीड करवा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आजकल हमारे इस तरह होता है कि जैसे मोहसिन भाई ने बर्ड लगाए, तो हमने देखा देखी में मोहसिन भाई की यार इतना कमा रहा है मोहसिन भाई, माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं उसके पास, जो बेच के वो कर रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। हमने जो लगाया है हम लोग नॉलेज नहीं दी जबरदस्त बर्ड्स काम है। को किस तरीके से हमने ब्रीड करवाना है, उस बर्ड का कब किस टाइम पे उसका ह्यूमिडिटी चेक करना है, किस टाइम पे वो डेडिंग चेक कर रहा है, या बर्ड्स को क्या नीड है वो हमने उसको प्रोवाइड करनी है, बर्ड खुद नहीं कर सकता। अगर वाइल्ड में होता तो उसको क्या बर्ड खुद ही न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ, सारी चीजें आपने देखनी है, बिल्कुल जबरदस्त है। ऐसे सिर्फ पैसा देख के नहीं आना है, नहीं आपने आना, पहले सीख के आना है। और नॉलेज सीखने के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, ये यूट्यूबर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर जो है। तो मैं वो बात कर रहा था कि ये कितने जरूरी है। आप अपना काम जारी रखें, नेगेटिविटी को फैलाने में जो फैला रहा है, देखिए नेगेटिविटी एक दिन साइड पे हो जाएगी, पॉजिटिविटी छा जाएगी, पॉजिटिविटी प्रिवेल्स। सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और वो एक हदीस भी है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला को वो चीज़ इंतहाई पसंद है जो मुस्तकिल मिजाजी से हो, और उसकी मिकदार चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, और उसके मुकाबले में जो बहुत ज़्यादा और टूट फूट का शिकार हो। लाइक वो चीज़ जो आप कभी इक्का दुक्का करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो ना अजर उसका होगा जो आप मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, आसानी के लिए करते हैं। तो भाई जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं इसी तरीके से करते रहे, हम आप लोगों के साथ हैं, शाना बशाना करें, लव बर्ड चलता जाएगा। अभी बहुत काम बाकी है, बल्कि आप बताएं जी भाई, एक सवाल है, अभी पैरेट ऑफलाइन का मेल कितने लोगों के पास है? अच्छा, मैं इस पे जो आपने ये बात करी कि सीख के मुझे सबसे बड़ी हैरत तो जब होती है कि हम जैसे बर्ड्स को अपने पास एवरेज स्टार्ट करते हैं और हमारे जहन में होता है इससे हमें अर्निंग करनी है, हम 10 लाख 20 लाख या जिसकी जितनी भी सकत है वो 5 लाख रुपए लगा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाहिद चीज है जिसको हम सीख नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सबसे पहले तो हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले हम कोई भी सोसाइटी में, ये नहीं कह रहा कि आप एलपी को ज्वाइन करें, मतलब आप हर सोसाइटी को ज्वाइन करें। इसके दो फायदे हैं, एक तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि जो नॉन ब्रीडर हैं जो अच्छी क्वालिटी में बर्ड ब्रीड कर रहा है मुझे परचेजिंग उससे करनी है। ऐसे ही है। दूसरी बर्ड कीपिंग आपको आएगी। तीसरा फिर ट्रेंड में जो बर्ड है, अब फर्स्ट करें आपने परचेजिंग, अब आप आपके पास कोई चीज ट्रेंडिंग में जब तक पहुंची, आपने कोई वीडियो 3 महीने बाद देखी, अब आप समझ लो उस बर्ड की डिमांड है, हालांकि उस वक्त तो उसकी डिमांड डिक्लाइन की तरफ है। तो जब आप किसी भी ग्रुप में होगे, किसी भी सोसाइटी में होगे, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेगा, एक्टिव रहे, वो आपको बताएगा भाई आपने ये करना है और ये करना है। उसके बाद फिर आप प्रॉपर वे में काम करें तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। और जो है ना रूमर से भी बचेंगे। रूमर, अभी आप फेसबुक पे जाएं, 2-4 कोई ऐसे होंगे जिन्होंने पोस्ट लगाई हुई होगी, फलाना बर्ड जो है ना वो 10,000 का दे दें मुझे, उनकी वॉल पे जाएं, सर्च करें, 3 पोस्टों के बाद उनकी पोस्ट कोई नहीं होगी, वो बर्ड उन्होंने फिशर भी नहीं लगाया हुआ होगा। तो कहने का मकसद ये, नेगेटिविटी जल्दी बिकती है पॉजिटिविटी के मुकाबले में। पॉजिटिव के होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। वो जो हदीस बयान की थी उसका मफहूम इसीलिए जरूरी था बयान करना है, पॉजिटिविटी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से काम किए जाए, कहीं नहीं जाना काम। जहाँ अच्छाई होती है तो जाहिर है वहाँ बुराइयाँ भी ऐसे ही बिल्कुल लाजमी होती है। साथ होगी लाजमी। अभी एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार ये फला बर्ड वाले जो हैं वो लव बर्ड के बारे में ऐसी पोस्टें लगा रहे हैं, फला बर्ड वाले लव बर्ड के बारे में ऐसी पोस्टें लगा रहे हैं। तो उसको मैंने एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा देखो भाई ये हमारी कौम का अलमिया है, ये हम लोग मतलब हम लोगों पे तवक्कल बिल्कुल भी नहीं। बेशक। मतलब आप अगर किसी भी चीज को नेक्स्ट लेवल पे भी जाके देखोगे ना, एक बड़ा ब्रांड है, उसके बराबर में सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट का दूसरा ब्रांड खुलेगा, तो उसको दोनों आपस में कंपटीशन महसूस करेंगे। अच्छा उससे थोड़ा सा आप नीचे आओ, एक शॉप है, अब एक शॉप है, उसको जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके बराबर में दूसरा शॉप है, उसमें वही प्रोडक्ट सेल हो रही है,
वो दोनों आपस में कंपटीशन महसूस करेंगे ना, वो थोड़ी सी अपने कोई भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले बाहर निकाल देगा ताकि मेरा कस्टमर देख ले और इधर मुतवज्जो हो जाए, इससे और नीचे की तरफ आएगा। ठेले वाला में ना उसमें भी आपस में कंपटीशन है, दो सब्जी वाले एक साथ खड़े हैं, वो थोड़ा सा आगे निकाल लेगा, भाई साइड पे कर लो, मेरा ग्राहक नहीं आ रहा। इवन के फकीर भी है ना हमारे यहाँ पे, उसमें भी कंपटीशन है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, तुम्हारा इधर से हिलने का नहीं। मतलब हम लोगों का ये अफसोस का मकाम है कि हमने अल्लाह पाक की जो तकसीम है ना, हमने अल्लाह पाक खालिक है ना, वो तमाम मखलूक को पालने पे कादिर है। और ऐसा नहीं है कि वो शहबाज भाई को रिस्क नहीं देंगे तो फिर मुझे मिलेगा, वो बेवक्त सबको देने पे कादिर है और सबको बेवक्त दे भी रहे हैं, लेकिन हमारी जहन क्या है कि भाई उसको नहीं मिलेगा तो मुझे मिलेगा। तो इसमें मुझे एक मिसाल याद आ गई, एक शख्स था, एक किसान था ना, और वो किसान था तो उसके घर में एक चूहा था और उसके साथ उसके एक मुर्गा रखा हुआ था और एक बकरा रखा हुआ था और एक उसने गाय रखी हुई। अच्छा गाय रखी हुई थी, अब जब किसान था उसको परेशानी होने लगी, उसने बोला कि भाई मेरा जो गल्ला है वो तो चूहा खा रहा है। तो उसने क्या करा कि वो चूहादानी लेकर आ गया, चूहादानी लेकर आया, उसने रखा सहन में रात के टाइम पे, और चूहा देख के बोलता है यार ये तो मेरे लिए लाया गया, मैं तो फंस जाऊंगा। अच्छा वो बोले मैं फंस जाऊंगा, उसने क्या करा कि भाई वो बोलता है कि वो जाता है पहले मुर्गे के पास, यार ये लेकर आ गया किसान, मेरी कुछ इसमें आप हेल्प करो, इसको नहीं यहाँ से निकलो नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। अच्छा मुर्गा बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी इसमें फंसूंगा। फिर वो जाता है बकरी के पास, उसको जाके बोलता है कि भाई ये आगे मालिक ने आके रख दिया, इससे तो मेरी जान को खतरा है, हम सब साथ उठना बैठना हमारा, तो भाई तुम इसका कुछ बंदोबस्त करो। तो कहता है भाई नहीं मेरा तो इससे कोई मसला नहीं है, तो मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कर। फिर वो जाता है बैल के पास, बैल के पास जाके बोलता है कि भाई मालिक ने लाके ये रख दिया, इससे तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, हम चारों दोस्त हैं और ये हम चारों एक ही थाली में खाते हैं और ये करते हैं। बोलते हैं यार मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह का करना ऐसा होता है रात के टाइम से ना उस जो चूहादानी जो उसने लगाया होता है, जो भी उसका टूल होता है, उसमें टक करके आवाज आती है, ये टक करके आवाज आती है, तो वो जो किसान की बीवी होती है वो बोले चूहा पकड़ा गया। जिस चूहा पकड़ा गया वो जाके क्या करती है, वो जैसे जाके उसमें पकड़ती है चूहादानी को, उसमें लग गया होता है सांप। अच्छा उसको लग गया होता है सांप, और सांप है ना उस औरत को डस लेता है। अच्छा उस औरत को डस लेता है, वो फटाफट भागते हैं, बोलते हैं भाई हकीम को लेकर, हकीम का गांव था वहां पे हकीम भी मिलेगा। फिर आते उसके बाद हकीम को बोलते हैं कि भाई आप इसको ना मसले को हल करो, इसको बीवी को जहर लग गया ये वो बोलते हैं फटाफट जाओ भाई इसके लिए ना मुर्गे का यखनी बनाओ। तो सबसे पहले जो बारी किसी आती है मुर्गे की आती है, उसकी यखनी बनती है। अच्छा यखनी बनती है, फिर वो और बीमार होने लगती है, तो बोलते हैं भाई इसको ना बकरे की वो खिलाओ, क्या दस्सी खिलाओ। उसके बाद बकरे की बारी आती है, फिर बकरा भी पारी हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन निकलते हैं, वो अल्लाह को प्यारी जाती है, फिर बैल की बारी आ जाती है। यानी कि जो तीनों एक को मारने के चक्कर में लगे हुए थे वो तो बच गए, वो तीनों बढ़ गए। तो होता यही कि रोजी का राज़िक अल्लाह पाक है, आपने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना। आप किसी का अगर पॉजिटिविटी नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी नहीं कर इससे ये साबित होता है कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, खासकर वो पुराने वाले बातें, वो सुधर जाए। अब टाइम आ गया पॉजिटिव बात करने का। सारे वर्ड्स हमारे, हम सबके, कोई एक वर्ड नहीं। हम क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट, तो हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं और हर वर्ड में हमने काम करना है। अच्छा हमारे दो और नए मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवीन एंड समीर, एबीपी मैनेजमेंट के चमकते दमकते सितारे। तो आज इन लोगों के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इनसे करने वाला हूँ, इनका जवाब आप लोग सुनेंगे मजा आ जाएगा। दोनों भाइयों से ना मेरे एक बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो जरा हमें आप बताइए, पहले सबसे पहले इंपोर्ट के बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट ये है कि काफ़ी मुल्कों से लोग जो है ना कोशिश करते हैं मंगवाने की, यहाँ पर कुछ जो है फिलिपाइन से मंगवा रहे हैं, कोई इंडोनेशिया से मंगवा रहा है, कोई यूरोप से मंगवा रहे हैं। मतलब नाम नहीं लूंगा, मैं कोट नहीं करूँगा, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब सीनियर ट्रेडर हैं, काफ़ी वर्किंग हुई है उन पर, वो तो सही है। लेकिन जब फिलिपाइन से जो है कुछ हमारे ब्रोकर हजरात जिसे कहते हैं हम लोग एक्सपोर्टर, तो वो जो है बर्ड मंगवाते हैं मतलब क्वांटिटी के अंदर, फिर ला के यहाँ पर एक तो क्वालिटी नहीं होती उनकी, और उनके जो होते हैं चीप रेट होते हैं, दूसरी बात ये कि उनके अंदर सबसे बड़ी जो होती है डिजीज होती है। वक्त से पहले आगे भागने की जंग, वक्त से पहले नसीब से पहले पैसा कमाने की जंग। उसने भी इनफेलो ब्रीड करा लिया, मैं क्यों नहीं करा, उसने डनफेलो ब्रीड करा लिया, मैं क्यों नहीं करा, उसने येलो फेस डनफेलो ब्रीड करा लिया, मैं क्यों नहीं करा। उस जंग में भाग भाग के जाते हैं, इंपोर्टर का अलाकार बनते हैं, उससे टुंडा टेढ़ा टुर्री बड़े लेके अपनी ऐसे ही अपनी एवरी में डाला, पूरे एवरी में धनाधन जो है इसी बात में एक और बात याद रही ना, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ, हमारे एक सीनियर ब्रीडर है, उन्होंने उस बंदे के साथ वीडियो लगाई, उसने क्या करा, एक इम्पोर्टर से जो है मतलब आगे मतलब भागने की मतलब कोशिश करने की, फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसने क्या करा, 22 या 25 लाख रुपए का रेड मतलब बना बनाया, जैसे कहते हैं हम कि ये
एक्वा B2 ऑफलाइन डनफेलो बर्ड लेती है, उसको ना बर्ड रखने की तमीज बंदे को, ना कुछ करने की, और उसने फिर जो है उसके पास आके एक्सपायर हो गया। तो अब यही है कि अब जो है इस हॉबी में ये भी है कि बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। और देखें, जो ये लाइव स्टॉक है इसमें बहुत फायदा है, बहुत पैसा है, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, नसीब अल्लाह की तरफ से, तो वो सब हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताएं थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, ये इंडोनेशिया वाले कौन सा बर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो है यूरोप कितने बर्ड इंपोर्ट करता है, और फिलीपीन कितने करता है, और इस टाइप की बात बताएं। यूरोप इसके बर्ड इंपोर्ट करने के मतलब ओवरऑल कोई भी बर्ड चीज इंपोर्ट करने के रूल्स होते हैं। तो अगर रूल्स फॉलो करें, जैसे अगर हमारे पास जैसे साल में हम एक दफा बर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन 11 मंथ अब अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है, मुझे याद आया कि इजिप्ट के अंदर ना आप चेक भी कर सकते हैं, इजिप्ट में सिर्फ 1 महीने जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं, वो 11 महीने बैन होता है इंपोर्ट पे, और पाकिस्तान के अंदर 13 महीने आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का तो पता कोई नहीं है। ऐसे ही है। और यही वजह है कि हम म्यूटेशंस के अंदर तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर कोई डिजीज है हमारे पास, और फिर वही लो प्राइस हाई प्राइस क्वालिटीज। यूरोप में होता है इंपोर्ट, यूरोप में कहाँ 4 बर्ड उन्होंने मंगवाए फिलीपीन से। आज पूरी दुनिया में यूरोप जो है क्वालिटी के बर्ड जो है एक्सपोर्ट करता है। मजाल नहीं है कि वो लोग बाहर से बर्ड बिना जो है वो, अच्छा पाकिस्तान में बर्ड आएगा और फौरी जो है ना वो लोगों की तरफ, लोगों को बांट दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। यूरोप के अंदर बर्ड आया 2 महीने या 3 महीने के लिए जो है क्वारंटाइन होगा, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। या कभी ताइवान के बॉर्डर से आ रहा है, कभी ईरान के बॉर्डर से आ रहा है, कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निजाम नहीं है। और जो है ना बिल्कुल लेसर क्वालिटी के बर्ड होते हैं, सस्ते के चक्कर में हर कोई ले भी लेता है कि हम जो है आगे बढ़ के जो है मतलब हम किसी जो सीनियर की जो वर्किंग है 10 साल की, हम उसके लेवल पे आगे खड़े हो जाए। तो फिर वो ऐसा है कि खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको बैक मिलेगा ना, वो वापस जीरो पे आ जाएगा ना। खड़ा उसने जो वही सीखा बात है है कि खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने काम सीखा नहीं है, आपने टाइम लगाया नहीं है। तो मेरी तो सबसे ये अपील है कि अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करें, पाकिस्तान को इज्जत दें, कौमी जो हमारा आज हमारे जो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट में कमी आए। तो मेरी गवर्नमेंट के भी इदारों से रिक्वेस्ट होगी कि एक्सपोर्ट पे जो है तवज्जो दें, इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के इदारों से भी जो है एंगेज होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी एक कराची के अंदर जो है एक बहुत बड़ी बर्ड्स की जो है ना ट्रेड एग्जीबिशन हुई थी, वो एक जो है माइलस्टोन है पूरे पाकिस्तान को, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है? भाई यही है, पिछली दफा हम लोगों का इस तरफ देखने का रुझान था कि काफी कम था, लेकिन जब एक दफा इस दफा जो है पूरा एक नाम दिया गया, सब टोटल जो है ना मेंशन किया गया कि जो है ना International Trade Exhibition। है, तो लोगों का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके साथ जो है और भी चीजें का मतलब जो है स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, लेकिन जो बर्ड्स की तरफ जो स्पेशली जो है अपना लव बर्ड की तरफ जो था, वो का ज्यादातर जो है न्यू फेंसियर काफी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी वो आप लोगों के मशवरे के साथ होगी। आप लोग बताएंगे कौन बनेगा हमारा मेहमान, उसको हम जो है अपना मेहमान बनाएंगे, उससे सवाल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ज्यादा था, दिल की बातें थी जो करना चाहते थे, दिल में रह गई हसरतें, क्योंकि टाइम कम होता है, आप लोग इतनी देर देखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।